नमस्कार दोस्तों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज मैं आप सभी के लिए ईवीएस का एक और टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले हमने ईवीएस का कॉन्सेप्ट और स्कोप देखा था और अब हम ईवीएस का सिग्निफिकेंस और इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या होता है ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण अध्ययन का महत्व देखेंगे कि इसकी टीचिंग से क्या लाभ होता है या क्या फायदा है। तो पहला पॉइंट हमारा है कि बच्चों की मानसिक, भावनात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक क्षमताओं का विकास सिर्फ कक्षाओं में परिभाषाएं याद करने से नहीं, बल्कि पर्यावरण के साथ खुद को जोड़कर अनुभव करने से होता है। और पर्यावरण अध्ययन कुछ इसी प्रकार से सीखने पर बल देता है। तो पर्यावरण अध्ययन जो है वो मेंटल, इमोशनल, क्रिएटिव और सोशल एबिलिटीज जो होती है बच्चों की, उसको बढ़ाता है। और ये परिभाषाओं को केवल याद नहीं कराता है, बल्कि बच्चों में समझ विकसित करता है और उनके अनुभव से रिलेट करके चीजें उन्हें सिखाता है। तो ये पहला महत्व हो गया हमारा। इसके बाद देखते हैं दूसरा महत्व। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का दूसरा महत्व यह है कि अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदुओं में से एक है। ये पर्यावरण अध्ययन मतलब सेंट्रल पॉइंट है टीचिंग का या लर्निंग प्रोसेस का। पर्यावरण अध्ययन परिस्थितियों तथा अनुभव के माध्यम से बच्चों को अपने पर्यावरण की छानबीन करने और सर्च करने और खोज कर सीखने और पर्यावरण से जुड़ने में सहायता करता है पर्यावरण अध्ययन। इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए होते हैं, किस्से, कहानी आदि के माध्यम से बच्चों को जोड़ा जाता है लर्निंग प्रोसेस से। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि हम अपने अस्तित्व के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण करे। तो कह रहा है कि पर्यावरण पर हम निर्भर हैं, ये बात तो तय है, हम लोग पर्यावरण पर निर्भर हैं और सभी व्यक्तियों का ये कर्तव्य, दायित्व बनता है कि वो पर्यावरण का रक्षा करे और संरक्षण करे, कंजर्वेशन करे। और ऐसा करने के लिए इस बात की समझ होना आवश्यक है कि पर्यावरण की संरचना क्या है। तो अगर हम पर्यावरण की संरचना और उसके महत्व को जानेंगे तभी तो हम कर पाएंगे पर्यावरण की सही प्रकार से रक्षा या देखभाल। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि पर्यावरण में होने वाली घटनाओं एवं क्रियाकलापों के बारे में अपनी समझ का विकास होना या करने में पर्यावरण अध्ययन सहायता करता है। तो समझ का विकास, थिंकिंग एक बार जो डेवलप हो गई तो बच्चे खुद ब खुद पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन जो होता है बच्चों को समझ विकसित करने में सहायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप करना और पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जानने, समझने और संबंधित समस्याओं को हल करने में पर्यावरण अध्ययन बच्चों को सक्षम बनाता है। तो मतलब अगर इन्वायरमेंट स्टडी को बच्चे ने ध्यान से पढ़ लिया तो वो जितनी भी फिजिकल, सोशल, कल्चरल इन्वायरमेंट है सभी के साथ अपना मेल बिठा सकता है और उन्हें समझ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने में सहायक है, क्योंकि यह करके सीखने पर बल देता है। तो यहाँ पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो करके सीखने पर बल देता है। जैसे प्रैक्टिकल करके चीज़ों को हम सीखते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और पर्यावरण अध्ययन NCF 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की चिंताओं में से एक को कम करने में भी मदद करता है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो है ये बच्चों को क्या सीखने लायक है या उन्हें क्या सीखना चाहिए ये निर्धारित करने के लिए ये एक समिति है। इसमें कुछ चिंताएं बताई गई थी, जिनमें से एक है बच्चों के ऊपर पड़ने वाला पाठ्यक्रम का बोझ। तो इसको कम करने के लिए पर्यावरण अध्ययन भी बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि ये बच्चों पर बोझ नहीं बढ़ाता है
बल्कि बच्चों में समझ विकसित करता है और उन्हें आसानी से, सरलता से कहानी किस्सों के माध्यम से सीखने पर बल देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अध्ययन से बच्चे गहनता से सोचते एवं सीखते हैं तथा अनुभव का विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार के अनुभव बच्चों में सामूहिक कौशलों का विकास करने में सहायता करते हैं। यहाँ पर बच्चों को गहनता से सोचना या डीप थिंकिंग करना उन्हें सिखाता है और अनुभव का एनालिसिस करना, मतलब एक्सपीरियंस जो भी है उनके पास उसका एनालिसिस करना। इसके साथ ही सामूहिक कौशल, ग्रुप लर्निंग करना सिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में दूसरे के दृष्टिकोण एवं विश्वासों के प्रति भावनाओं का विकास होता है। विचारों, अनुभवी लोगों, सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों एवं आस्थाओं की कदर करना सिखाते हैं। तो ये बच्चों को भोजन, भाषा, पर्यावरण तथा सबसे अधिक सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों एवं आस्थाओं की कदर करना सिखाते हैं। मतलब सामाजिक जो फेथ है और कस्टम्स हैं उन चीज़ों को समझने में और दूसरों के पर्सपेक्टिव क्या है उसे समझने में पर्यावरण अध्ययन बच्चों का मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पे महत्व कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट स्टडी। तो ये शब्द क्या है, एकीकृत या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में ये क्यों यूज किया गया है, यहाँ पे हम जान लेंगे। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर एकीकृत अध्ययन से हमारा तात्पर्य है कि शिक्षण प्रक्रिया में विषयों को अलग अलग ना करके उसे एक साथ सम्मिलित रूप में पढ़ाना, और इसका आधार यह है कि इस विषय से संबंधित अन्य विषय जैसे भूगोल, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम एकीकृत इसलिए कहा जाता है कि जो सभी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिवाइड करके नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उन्हें इंटीग्रल रूप से पढ़ाया जाता है, एक साथ पढ़ाया जाता है। और इसका बेस क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है एक साथ? क्योंकि भूगोल, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान मतलब ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी और इकोसिस्टम, ये सब चीज़ें एक साथ जुड़े हुए हैं एक चेन की भांति। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमें कहता है कि समेकित रूप से पढ़ाने की विधि संवाद और समन्वय पर आधारित होता है। संवाद और समन्वय का अर्थ है कि बच्चों को विषय से जोड़ने के लिए हम विषय से जुड़े हुए किस्से, कहानी जैसे चीज़ें उन्हें पसंद है के माध्यम से उन्हें विषय का ज्ञान कराएं। तो ये जो एकीकृत पर्यावरण अध्ययन होता है ये संवाद और समन्वय मतलब कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन पर आधारित होता है। बच्चों को ज्ञान को उनके अनुभव में जोड़ के, पहले भी कहा जा चुका है कि उनके अनुभव में जोड़ कर पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया समन्वय, कोऑर्डिनेशन करना, उनके एक्सपीरियंस से नॉलेज को कोऑर्डिनेट करना, और संवाद मतलब कम्युनिकेशन। तो सब्जेक्ट का ज्ञान कराने के लिए बच्चों को किस्से, कहानियों को के साथ ज्ञान को मिलाकर उन्हें बताया जाता है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में भी प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को समेकित पद्धति से अधिक सशक्त रूप से पढ़ाने पर बल दिया गया। तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा थी एनसीएफ 2005, उसमें प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं उनको पर्यावरण अध्ययन समेकित पद्धति से अधिक सशक्त रूप में पढ़ाने पर बल दिया जाता है। मतलब इंटीग्रल रूप से उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें अलग अलग करके नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूज हो सकते हैं इन चीज़ों में कि इसके कितने विभाग हैं या कितने खंड हैं। तो इसलिए उन्हें इंटीग्रल रूप से ही पढ़ाने पर बल दिया गया था राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है, पर्यावरण विषय को पढ़ाने के लिए कक्षा 1-2 में किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर सीरीज वाली वीडियो थी हमारी, उसमें इस क्वेश्चन को हमने कवर किया था। कक्षा 1 और 2 के स्तर पर पर्यावरणीय कौशलों एवं सरोकारों को भाषा तथा गणित के विषयों के साथ एकीकृत रूप से पढ़ाने की सिफारिश की गई है। तो ये भी सिफारिश राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा ने ही की थी। और कक्षा 3 से 5 तक अलग अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने की संस्तुति दी गई। मतलब 1 से 2 के जो बच्चे होते हैं बहुत ही कम चीज़ों को वो कैच कर पाते हैं, इसलिए उनको ये चीज़ें गणित और भाषा के माध्यम से पढ़ा दी जाती हैं।
और उन्हें पर्यावरण की चीजें अलग से नहीं पढ़ाई जाती हैं, पर्यावरण की अलग से टेक्स्ट बुक नहीं चलती है उनकी। और 3 से 5 तक के बच्चों में अलग से चलाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अगली वीडियो में हम राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं और जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ आज हमने क्या क्या कवर किया देख लेते हैं। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किया, पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों उम्मीद है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर जो बात नहीं समझ में आई हो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि रेगुलर हम आपको ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी आने वाली अगली अपडेट्स आप देखते रहें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।